हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के हिंदी के पार्ट 1 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस पार्ट में हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इन्फ्लेशन के बारे में कई लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं, जैसे क्रोथर, जॉनसन, ब्रूमैन, फ्रीडमैन, कॉलबर्न, कीन्स, हॉट्रे, पीगू। लेकिन इन ऑल इन्फ्लेशन के बारे में एक चीज़ पक्की है कि प्राइस बढ़ जाती हैं, वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है, यानी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है, गुड्स कम होते हैं, प्राइस लेवल बढ़ जाती है। इन ऑल इसका मतलब यही है। अगर 8% से ज़्यादा प्राइस लेवल बढ़ रही है तो समझ लीजिए वो एबनॉर्मल कंडीशन इन्फ्लेशन है। 2 या 3 साल तक लगातार जब प्राइस लेवल बढ़ती है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है। बहुत सारे पैसों से अगर हम थोड़े से ही गुड्स खरीद पा रहे हैं तो समझ लीजिए इन्फ्लेशन की स्थिति है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत दिक्कत देती हैं इन्फ्लेशन को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब प्राइस बढ़ जाती है लेकिन वो इन्फ्लेशनरी नहीं होती है। सपोज कोई क्रॉप फेल हो गया, एग्रीकल्चर में सूखा पड़ गया, तो उस चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। आजकल टमाटर 80 रुपये किलो चल रहे हैं, तो वो जो दाम बढ़ गए हैं दैट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। उसको इन्फ्लेशन से कंपेयर मत करिए। डिप्रेशन से जब कोई इकोनॉमी ऊपर उठती है, सपोज कोई वार टाइम चल रहा था, वो युद्ध खत्म हुआ, वो डिप्रेशन का एक सिनेरियो आ गया, अब उससे अपलिफ्टमेंट हो रहा है उस इकोनॉमी का, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो इस वजह से प्राइस हाइक्स होती हैं। बट दिस इज ऑल्सो नॉट एन इन्फ्लेशन कंडीशन। एक और बात है कि इन्फ्लेशन को नापने का कौन सा इंडेक्स यूज हो रहा है। प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उस पर भी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन। एक और चीज है, टैक्स इंक्लूड कर रहे हैं हम उस प्राइस इंडेक्स में या नहीं कर रहे हैं। फिर क्वालिटी प्रोडक्ट की इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब BMW अगर अपनी दूसरी कार लॉन्च करेगी, फरारी अगर अपनी दूसरी कार लॉन्च करेगी महंगी, तो क्या वो इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी? नहीं। तो उस प्राइस इंडेक्स में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का कितना स्थान है। कभी कभी क्या होता है, कंट्रीज सप्रेस करती हैं इन्फ्लेशन को अपने फिजिकल कंट्रोल से, तो भी पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि इन्फ्लेशन है भी कि नहीं है। तो इन्फ्लेशन के पहले हम टाइप्स देख लें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रेट के हिसाब से, यानी स्पीड के हिसाब से क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग यानी रेंगना, जब जैसे क्रॉलिंग करता है बच्चा, ऐसे ही जब बहुत 2 या 3% पे हो, ये ग्राफ के थ्रू भी समझ लीजिए, तो उसे कहते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ जाए, यानी कि 10-20% तक आ जाए, उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। और जब और ऊपर हो जाए 30-40%, 50% तक, 60% तक जाए, तो उसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और इसके बीच में एक और इन्फ्लेशन होता है, उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का मतलब होता है कि हर मोमेंट पे चेंज आना, कभी 10, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 60, फिर 100, फिर 100 के भी ऊपर चला जाता है। तो ये जो 100 के ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी आज स्थिति ऐसी है कि 1 लाख की चीज हम ले रहे हैं और 1 साल बाद वो 2 लाख की हो जाए, 3 लाख की हो जाए, यानी 200-300% जब बढ़ जाता है, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बहुत जगह बनी है, खास तौर पे वार टाइम पे बन जाती है। ये जो वार हुआ था 1920s का, जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बन गई थी। वार टाइम यही है जब युद्ध होता है, और युद्ध में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि इसमें पूरे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो जाते हैं, और जब रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो स्केर्सिटी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है उन प्रोडक्ट्स की, इसलिए उस समय प्राइस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। ठीक इसी का विपरीत जब पोस्ट वॉर होता है, जब वॉर खत्म हो जाता है, तो डिप्रेशन की स्थिति रहती है, और उससे जब इकोनॉमी ऊपर उठती है तो भी वो डिमांड करती है बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स हटा देती है। जब टैक्स रिलीज कर देती है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगता है, और वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए डिमांड करने लगते हैं, और उस डिमांड से भी प्राइस बढ़ जाती हैं। ये भी एक इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती है। एक पीस टाइम होता है जहाँ पर शांति का वातावरण है, जहाँ लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ऐसा समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर वहाँ पर कोई डेवलपिंग वस्तुएं ले आए, इसको एक जनरल एग्जाम्पल से समझिए, मैं नहीं बनाया है, लेकिन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। मान लो एक गाँव है
और उस गांव में ज़्यादा उन्नति नहीं हो रही है, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ बिजनेस करना चाहता है तो वो शहर से चीज़ें खरीद कर लाता है और महंगे दाम पे गांव में बेचता है, क्योंकि गांव में बड़ा शांति का वातावरण है और वहाँ पर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो उस पीस टाइम में आप चीज़ें महंगी बेच रहे हो क्योंकि आप कहीं और से ला रहे हो उसको। ऐसे ही समझिए जब पीस टाइम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है तो वहाँ पर चीज़ें महंगी बिकने लगती हैं बिकॉज ऑफ दैट पीस। स्कोप यानी कवरेज, अगर इन्फ्लेशन सब जगह कवर कर रहा है तो वो इन्फ्लेशन कहलाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। और अगर वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को कवर कर रहा है, सपोज कोई क्रॉप फेल हो गई जैसे अभी मैंने बताया था, तो उसको बोलेंगे स्पोरेडिक इन्फ्लेशन कहलाएगा वो। इसके अलावा गवर्नमेंट के रिएक्शन के हिसाब से भी इन्फ्लेशन होता है। अगर गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन को वेलकम कर रही है, नेचुरल रहने दे रही है तो ओपन हो गया, और अगर गवर्नमेंट उसको दबा रही है तो हो गया सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड। जैसे जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ये 1920s में इन पर जो इन्फ्लेशन आया था, हाइपर इन्फ्लेशन, वो ओपन था। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया और जो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आई जर्मनी के ऊपर, तो उसको दबाने की कोशिश की, उसको सप्रेस्ड कहेंगे पोस्ट वॉर के बाद। अब आते हैं कि मेजरमेंट कैसे होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इन तीनों लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। यहां पर होलसेल में चीजें बिकती हैं और होलसेल की प्राइस होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सेक्टर जो होता है 64.97% या अबाउट 70% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। फ्यूल या पावर 14% या 15% तक रहता है, और प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें फूड वगैरह आते हैं ये 20% होता है। यानी जो हम लोग हैं, जनता है, इसको ज्यादा क्या चाहिए रहता है, खाने पीने की चीजें ही तो चाहिए रहती हैं, और वो ही 20% काउंट करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो अगर हम होलसेल पर इन्फ्लेशन को नापते हैं तो पूरा सही सही आंकड़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि अधिकतर चीजें इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सस्ते हो रहे हैं या उनमें कमी आ रही है तो इन्फ्लेशन रेट ये लोग कम दिखा देंगे। और फूड 20% ही इसमें काउंट करता है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं प्राइमरी, तो फूड की बहुत कम वैल्यू रहती है इसमें, इसलिए बहुत मुश्किल होता है इससे इन्फ्लेशन बताना। इसलिए सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें करीब 45.86% फूड एंड बेवरेजेस रहता है, यानी अबाउट 50%। और बाकी मिसलेनियस जो है इसमें हेल्थ और एजुकेशन आता है। देखिए, हेल्थ और एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो हेल्थ, एजुकेशन और फूड, इस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है, इसलिए इस पे करेक्ट आंकड़े आते हैं। मगर 35 नेशंस हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो WPI यूज करते हैं, ना कि CPI, और इंडिया भी उन्हीं में से एक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इन्फ्लेशन कम बता देता है इसलिए। मगर इसमें और CPI में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम CPI पे दिखा दें तो इंडिया का CPI के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है ऐसा दिखाया जाएगा। मगर हम अब होलसेल प्राइस इंडेक्स से CPI की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे इसका फर्क कम हो रहा है। अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसकी वजह से, और अब जो GST लगा है उसकी वजह से CPI में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, क्योंकि इसमें अब एक तरफा टैक्स कर दिया गया है, एक बार में ही लेना है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें जुड़ गई हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ रुख कर रही है, उस तरफ उनका डायरेक्शन है। तो बहुत जल्दी हम भी इस पे आ जाएंगे और हम करेक्ट इन्फ्लेशन रेट बताने लगेंगे हमारी CPI के हिसाब से। इसके बाद एक और होता है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसके हिसाब से भी इन्फ्लेशन को देखा जाता है। ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं 40% काउंट करते हैं, फूड इसमें 26 आता है, कैपिटल 25 आता है, एनर्जी 9% आता है। यानी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं अगर वो बन रहे हैं, इसके पीछे एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, और उसके भी पीछे होता है आपका रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स फार्मर्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि वो जो जैसे मान लीजिए कोई फूड इंडस्ट्री है, उससे फूड प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल तो फार्मर के यहां से आएगा, तो उस पर क्या इन्फ्लेशन का असर है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर गुड्स पर क्या इन्फ्लेशन का असर है, ये सब अगर देखना हो तो PPI का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेजरमेंट के तरीके हैं। इसके बाद हम आते हैं थ्योरीज, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। बाकी सब चीजें तो आपको भरमार मिल जाएंगी इंटरनेट पे, बुक्स में, और समझ में भी आएंगी, मगर ये थ्योरीज थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, इसलिए इन पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए मार्केट में 10 प्रोडक्ट है और खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो
10 लोगों को तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन 90 लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो वो डिमांड करेंगे, वी वांट प्रोडक्ट्स। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग रहे हैं तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, इसको एक डायग्राम से अपन समझते हैं, ग्राफ से। इधर हमने प्राइस लेवल ले लिया, ये नेशनल आउटपुट हो गया, यानी प्रोडक्ट्स हो गए जो भी पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये प्राइस लेवल है उनका। अब सपोज ये है एवरेज सप्लाई प्रोडक्ट्स की, यहां से बड़ी सप्लाई और एक जगह आकर इनफ्लेक्सिबल हो गई, यानी रिजिड हो गई, इससे ज्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर हम डिमांड को देखें तो एवरेज डिमांड, यहां पर एग्रीगेट डिमांड AD0, AD1 और AD2, और इस पर जो क्वांटिटी है इस एग्रीगेट सप्लाई पे वो है Q1। इससे ज्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके पहले अगर हम आए AD1 पे तो क्वांटिटी इधर आ सकती है, AD0 पे क्वांटिटी इधर हो सकती है। यानी जब डिमांड यहां थी तो क्वांटिटी भी कम थी आउटपुट की, और प्राइस भी कम था, P0 था। और जब हम उसके ऊपर डिमांड वाली स्थिति में आए तो क्वांटिटी और बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गया। इसके ऊपर आए तो ये पॉइंट यहां आया AD2 वाला, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर हम अपनी आउटपुट को विश्राम दे सकते हैं, या यही वो अंत है, इसके आगे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारी सप्लाई यहीं तक की है। तो इस पॉइंट तक हम ले जाएंगे अपनी डिमांड को, डिमांड यहां सप्लाई को पूरा कर रही है। इसके बाद ये जो प्राइस यहां तक बढ़ी है, इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक प्राइसेस या बॉटल नेक इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले जाने में जो मशक्कत लगी है, जो मेहनत लगी है, वो इससे होते हुए हम गुजरे हैं, तो ये प्राइस उसकी वजह से बढ़ी है। ये करप्शन जहां होता है, ये जो भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वहां पर किसी भी तरीके से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ती है, और वो मेहनत ही कहलाती है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। करप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, चीजें रॉ मटेरियल हम टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसकी वजह से सब में प्राइस बढ़ जाते हैं, और उस प्राइस का बढ़ना कहलाता है कौन सा इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अब इसके बाद यदि डिमांड और बढ़ती है यहां पे AD3 और AD4, तो हम प्रोडक्ट तो नहीं दे पा रहे हैं उतने ज्यादा। तो ये असली स्थिति आती है इन्फ्लेशन की, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं और लोग ज्यादा हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और प्रोडक्शन हमारे पास होता नहीं है उन चीजों का। इसको कीन्स ने कहा है, ये है ट्रू इन्फ्लेशन। P3 और P4 की जो स्थिति है, इसको कहते हैं ट्रू इन्फ्लेशन, और एक थ्योरी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, एक और चीज इसमें बताई गई है कि कीन्स ने कहा है कि एग्रीगेट डिमांड की वजह से डिमांड पुल होती है, और डिमांड पुल की वजह से प्राइस राइज होता है। लेकिन मॉनेटरिस्ट बोलते हैं कि ये जो डिमांड है ये रोल ऑफ मनी की वजह से आई। अगर लोग मनी को ज्यादा डिमांड करेंगे तो ही किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, इसलिए डिमांड पुल होगी और ये प्राइस राइज होगी। ये दो तरीके के व्यूज है कीन्सियंस के और मॉनेटरिस्ट के, और कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएं और रिसोर्सेस हमारे पास कम, यानी गवर्नमेंट पैसा लगाना चाहती हो, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लाना चाहती हो, मगर उनके पास रिसोर्सेस ना हो उन प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए उतने, तो ये स्थिति बनेगी आपकी इन्फ्लेशनरी गैप की। यानी जहां पर एक्सपेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो फंक्शन हो नेट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कम्युनिटी का, यानी कि लोगों के पास जो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम जो टैक्स को काट के बचती है, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगी? C प्लस आई प्लस जी के बराबर। C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर जब भी बढ़ेगा और अवेलेबल आउटपुट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वॉर टाइम इकोनॉमी है और फुल्ली इंप्लॉयड है सारे रिसोर्सेज, ठीक है। अब सिविलियंस का कंजम्पशन लेवल है 150 करोड़ और गवर्नमेंट का कंजम्पशन है 50 करोड़, यानी इन टोटल 200 करोड़ की हमारी नेशनल इनकम है। ओके, ठीक है। गवर्नमेंट 10 करोड़ युद्ध के लिए, वार के लिए ले लेती है, तो अब आउटपुट कितना हो गया? 190 करोड़ का, क्योंकि 200 में से 10 करोड़ गवर्नमेंट ने निकाल लिए, यानी अब टोटल आउटपुट है हमारा 190 करोड़ का। इतने ही प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, यह इतनी ही हमारी नेशनल इनकम है। गवर्नमेंट
अब इनकम जो दे रही है लोगों को वो है 300 करोड़ की। उस 300 करोड़ में से 1% सेविंग भी हो जाती है, लोग सेव करते हैं 1% यानी 3 करोड़, और कुछ टैक्स भी देते हैं यानी 7 करोड़ का मान लीजिए वो टैक्स देते हैं, तो टोटल होगा ये 10 करोड़। यानी कि गवर्नमेंट नेट डिस्पोजेबल इनकम कितना दे रही है लोगों को, 300 में से आप 10 करोड़ हटा दीजिए, दैट इज 290 करोड़, और प्रोडक्ट कितने के हैं 190 करोड़ के, और खर्च करने वाले पैसा कितना है 290 करोड़, यानी फर्क कितने का है 100 करोड़ का। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यानी पैसा तो है हमारे पास पर खर्च किस पे करें, रिसोर्सेस ही नहीं है, प्रोडक्ट्स ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप्स। ये गैप क्रिएट हो जाता है, इसी की वजह से सब गड़बड़ियां होती हैं। ओके, इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर, यहां इनकम, ये जो लेवल है ये लेवल EF और YF ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम का। यहां पर C+I के बाद C+I+G ये पोजीशन है एक्सपेंडिचर की इस इनकम पर, यानी इस आउटपुट पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है EF, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ाती है यानी C+I+G+del और इन्वेस्टमेंट करती है, अपना पैसा और लगाती है, मगर रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, तो रिसोर्सेस इसलिए नहीं क्योंकि हमारी इनकम इतनी है, तो ये जो गैप है इसको कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। अगर इस गैप की आपको भरपाई करनी है इस पॉइंट तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर ये Y1 पर लाना पड़ेगा अपना आउटपुट यानी इनकम। अगर आप यहां ले आते हैं तो इस इन्फ्लेशनरी गैप को आप पूरा कर सकते हैं, अगर नहीं ला पा रहे हैं तो ये इन्फ्लेशनरी गैप बना रहेगा। इसको पूरा करने का और भी तरीके हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि सेविंग्स अगर लोगों की बढ़ जाए या लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़े, तो वो जो 10 करोड़ कटे थे अब वो हो सकता था 100 करोड़ कट जाए। अगर लोग सेविंग ज्यादा करने लगे, अगर आप सेविंग्स पर ब्याज देने लगो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो तो लोग सेव करेंगे, या आप टैक्स ज्यादा बढ़ा दो तो लोग टैक्स देंगे, इस वजह से भी पैसा उनके पास कम हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप कम हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी पर, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है, अब हमारा लेबर ज्यादा मांग करने लगा है, वेज बढ़ गई उसकी, तो क्या होगा, हमको प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, मान लो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए, उसकी वजह से भी हमको प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगी। अगर मशीनरी कॉस्टिंग आ गई, मशीनरीज बहुत महंगी हो गई या उनका मेंटेनेंस महंगा हो गया, तो उस वजह से जो प्राइसेस बढ़ेंगे, इन प्राइसेस को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको एक डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये O1 पे जो आउटपुट है उस पर प्राइस है P1 और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन ये है AS1। अगर इसमें शिफ्टिंग हुई यानी सप्लाई कर्व चेंज हुआ तो क्या होगा, अगर सप्लाई कर्व चेंज हुआ यानी इसको हमने बढ़ाया तो ये P2 पर गया। ये कैसे होगा, जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा हमारा तो प्राइस बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सप्लाई कर्व ऊपर हो जाएगा और हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। अगर इसके आगे भी हमको और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ा तो प्राइस फर्दर बढ़ती जाएंगी और हमारा प्रोडक्शन आउटपुट कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि हम इतने हायर लेवल प्राइस पे चीजें बना पाएं और वो बिके भी, क्योंकि उनकी डिमांड भी कम होती जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद हम आते हैं डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन। चार्ल्स एम स्कुल्स ने इसको इन्वेंट किया था। इनके हिसाब से ना ही कॉस्ट पुश ना ही डिमांड पुल, तो डिमांड में एग्रीगेट चेंज अगर कर दिया जाए, सब्सटेंशियल चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो हम इन्फ्लेशन के करीब पहुंचते हैं। जैसे सपोज दो इंडस्ट्रीज हैं, एक इंडस्ट्री में डिमांड कम हो गई किसी चीज की, दूसरी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ गई, तो एक दूसरे को एग्रीगेट अगर करें हम तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया उसने। सपोज एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज है पूरे कंट्रीज में और लेबर की डिमांड बढ़ रही है। ओके, तो लेबर की जब डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की वेजेस भी बढ़ जाएंगे, और जब वेजेस बढ़ेंगे तो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज वाले पैसा भी कमाना चाहेंगे, प्रॉफिट मार्जिन भी चाहेंगे, और उस प्रॉफिट मार्जिन की वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, डिमांड पहले अपन ने लेबर की बढ़ाई, उसके बाद प्रॉफिट की डिमांड हुई तो भी प्राइसेस बढ़े। इसके बाद एक और चीज है, वेजेस स्टिकी रहती हैं, क्योंकि वेजेस बढ़ेंगी घटेंगी कम, बल्कि घटती ही नहीं है। तो डिमांड अगर फॉल भी हो रहा है, चीजों का प्राइसेस बढ़ गई हैं लेकिन डिमांड फॉल हो रहा है, तो भी वेजेस हाई रहेंगे वर्कर्स के,
क्योंकि वो उनको आप घटा नहीं सकते, भले डिमांड फॉल हो रहा है, तो इस वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। यानी डिमांड के एग्रीगेट होने के कंपोजिशन के हिसाब से भी प्राइसेस पर चेंजेस आते हैं। ये था डिमांड शिफ्ट इन्फ्लेशन। एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जो कि गुनर मिरडाल ने बनाया था। इन्होंने कहा कि अगर सेक्टर्स हैं, सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, यहां पर अलग अलग सेक्टर्स, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। मान लीजिए पैसे की जरूरत है तो माइनिंग सेक्टर से एजुकेशन में आ गया, एजुकेशन से एग्रीकल्चर में चला गया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की जरूरत है तो हेल्थ केयर में आ गए, है ना, हेल्थ केयर की कोई जरूरत है तो एजुकेशन में आ गई, एजुकेशन। बहुत स्मूथली इनके रिसोर्सेस एक दूसरे सेक्टर्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और मूव होते हैं, बिकॉज इट इज डेवलप्ड कंट्रीज। वहां कोई बीच में रोकने वाला नहीं है या कोई अड़ंगा लगाने वाला नहीं है। लेकिन जब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो बीच में बहुत सारी चीजें हैं। अरे रोड ही खराब है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो बहुत देर लगाता है। ये सारी चीजें जो रुकावट पैदा करती हैं, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की मदद नहीं करने देती हैं, इनको कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। दो प्रपोजिशन है इस स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। बॉटल नेक्स अराइज होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। हमारे यहाँ का सोशल समाज कैसा है, हमारा यहाँ का पॉलिटी कैसी है, करप्शन कितना है, उसकी वजह से भी इस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम आते हैं, ये जो बॉटल नेक्स हैं किस किस प्रकार के होते हैं। पहला होता है बजटरी रिसोर्स गैप। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाना चाहती हो, लेकिन रिसोर्सेज की कमी हो, लोगों के पास उस प्रोजेक्ट को उठाने की गुंजाइश ही ना हो, तो ये जो गैप आ रहा है इसको कहते हैं बॉटल नेक, बिकॉज ऑफ बजटरी रिसोर्स गैप। दूसरा है फूड बॉटल नेक्स। फूड बॉटल नेक्स जहां पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, फूड की कमी है, मतलब एक अनार 100 बीमार, इस तरह की स्थिति है, तो लोग उतने ही फूड को, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो इस तरीके का जो बॉटल नेक है उसको हम कहते हैं फूड बॉटल नेक्स। फॉरेन एक्सचेंज बॉटल नेक्स, जब चीजें हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं तो हमको उनको इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ जाती है। और जब फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है हमारे पास, तो हमारे रुपए की वैल्यू गिरने लगती है। तो ये जो बॉटल नेक है इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बॉटल नेक्स। फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो हमारी उन्नति में अवरोध आ रहा है या रुकावट आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स, हमारे पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है, मान लो सब जगह बिजली की सप्लाई नहीं है तो भी दिक्कत आती है, सब जगह इंटरनेट नहीं है, सब जगह ट्रैवल करने के लिए हमारे पास आजकल हमारे इंडिया में हवाई जहाज से सब होता है, चलिए बाय रोड भी होता है, पर बाय शिप हमारे पास नदियों में शिप का इस्तेमाल आजकल कहाँ होता है। लेकिन फॉरेन में इसके लिए भी एक बना हुआ है, वाटरवेज कहते हैं उसको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि ये सारी चीज़ें अगर हमारे यहाँ स्मूथ हो, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पूरी जो एयरफोर्स थी उसने पूरी हेल्प की थी और बहुत स्मूथली उसको कैरी कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन ऐसा हर फील्ड में, हर सेक्टर्स के लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो है इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। और भी बहुत सारे अदर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स होते हैं, जैसे कि लोग ही नहीं चाहते, लोगों के अंदर इतना स्पिरिट नहीं है, इतना मोटिवेशन नहीं है कि वो कुछ ऐसा प्रोडक्शन करें जो रिस्की हो, या वो छोटे ही पैमाने पर काम करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिस्क महसूस होता है कि मेरा पैसा वापस आएगा भी नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा माइंड करता है बॉटलनेक्स में। इसके बाद है मॉन्ट्रिश थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, स्टेबल डिमांड फंक्शन फॉर रियल बैलेंसेस। यानी कि एक ऐसा डिमांड किसके लिए, रियल बैलेंसेस के लिए। मैं आपको बता चुका हूं रियल बैलेंसेस क्या होते हैं। वो पैसा जो आप इन्फ्लेशन के हिसाब से मिलता है उसको रियल बैलेंस बोलते हैं। वो रियल बैलेंस हम क्यों चाहते हैं, ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए चाहते हैं, ऐसा मॉनेटरिस्ट कहते थे। ठीक है, और ये रियल बैलेंस कहां से मिलेगा, रियल इनकम से और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। जो इनकी इनकम है, रियल इनकम, जो अभी इनकम मिल रही है उनको, वो रियल बैलेंस बनाएगी, यानी वो कैश बनाएगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कैश आपने जहां खर्च करना था आपने नहीं किया, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी, उसकी कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी आप दो चीजें खरीद सकते थे, एक पेन और एक पेंसिल, मगर आपने पेंसिल नहीं खरीद के पेन खरीदा। तो पेन आपने किसकी कॉस्टिंग पर खरीदा, पेंसिल की, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो आपने मिस कर दी और आपने पेन खरीद लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी कुछ होता है, बाकी आपको क्लियर तो होगा ही।
तो इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन की वजह से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उसकी वजह से एक और चीज कि अगर मनी सप्लाई हो रही है एक्सोजेनस और उस मनी सप्लाई को गवर्न कर रहा है मॉनेटरी अथॉरिटी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। एक और चीज है, कॉस्ट ऑफ मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। यानी कि पैसा जो भी आप रख रहे हो अपने पास, ये जो रियल बैलेंस रख रहे हो, वो क्यों रख रहे हो? कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना आपको, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है अदर एसेट से, मान लो पैसा रखने में हमको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हम दूसरे एसेट जैसे बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, इक्विटीज हो गई, इसमें रखने से हमको ज्यादा, अगर कैश ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इसमें रखेंगे। तो मॉनेटरिस्ट बोलते थे कि एसेट्स बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई पैसा ही के फॉर्म में रखें, मगर अदर एसेट्स के फॉर्म में भी रख सकता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोगों को डर होता है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन आ गया और मेरा पैसा मेरे पास ही रखा रह गया और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है तो किस काम का। यानी कि अगर हम बॉन्ड्स और इक्विटीज लेकर रख दें तो उससे तो हमको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उस पर इन्फ्लेशन का असर नहीं होगा। तो वो अपने एसेट्स में उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये मॉनेटरिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन है। एक और चीज है इसमें, इन्फ्लेशन रेट जो होता है एनकरेज करता है पीपल को कि वो स्विच करें मनी को। यानी कि इन्फ्लेशन रेट ने आपको एनकरेज किया कि आप स्विच करें, कि आप मनी की जगह असेट्स लें। और इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ता है तो होल्डिंग ऑफ मनी घट जाती है। लोग पैसा अपने पास नहीं रखना चाहते, उसे किसी ऐसे एसेट में लगाते हैं जिससे उनको बाद में रिटर्न अच्छा मिल जाए। ये बात पक्की है। यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो रियल इनकम ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन और लैग्ड एडजस्टमेंट, ये तीनों इन्फ्लेशन रेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी रियल इनकम की ग्रोथ कैसी है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या होगा उस हिसाब से, और लैग्ड एडजस्टमेंट्स यानी कि जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, ऑल्टरेशंस करते हैं कि हम अपना पैसा एक एसेट से दूसरे एसेट में लगाएंगे, उस एडजस्टमेंट की वजह से इन्फ्लेशन रेट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और उस इन्फ्लेशन रेट की वजह से हमारे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी स्टॉक पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ये चीज मॉनेटरिस्ट थ्योरी ने बताई है कि अगर मनी स्टॉक को हम लें, वो मनी स्टॉक के ऊपर जो असर है वो असर होता है इन्फ्लेशनरी रेट का, और इन्फ्लेशन रेट जो है उस पर असर होता है रियल इनकम का, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन का, या लैग एडजस्टमेंट। ठीक है। अब आते हैं कॉजेस। कारण क्या है इन्फ्लेशन का? एक होता है अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और एक होता है डाउनवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। यानी डिमांड जब बढ़ जाए या सप्लाई जब घट जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। सपोज अगर डिमांड बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन मनी सप्लाई हुई, तो क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, पैसा बहुत आ गया लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए, पर चीजें नहीं है उतनी और वो खरीदना चाहते हैं, तो क्या होता है? वो पैसा की वैल्यू गिरा देता है ना, और चीजें महंगी बिकने लगती हैं। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उससे इंक्रीज हो जाती है मनी की सप्लाई। दूसरा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई है और डिमांड के हिसाब से उनको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। तीसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। लोग, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा बहुत तेज़ी से और गुड्स और सर्विसेज उनको अवेलेबल नहीं होंगी उतनी तेज़ी से, तो वो हमारी इकोनॉमी को स्लो कर देगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्लोनेस है वो क्यों है सर्विस सेक्टर के मुकाबले? इसलिए है क्योंकि लोग सारा पैसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जगह सर्विसेज में लगाना चाहते हैं। इस वजह से इन्फ्लेशन जनरेट हो जाता है। एक्सेसिव क्रेडिट क्रिएशन, ये क्या है? बैंक्स वगैरह ज़्यादा पैसा सप्लाई करने लगे, लोन देने लगे, है ना, ऐसी जगह देने लगे जो अनप्रोडक्टिव हैं या स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस यानी वो बिजनेस जो डर की वजह से बनाया गया हो कि वो पैसा वो रखना चाहते हैं आगे के लिए। तो ये सब चीज़ें क्रेडिट क्रिएशन करती हैं, है ना, ये भी कारण है इन्फ्लेशन का। और ब्लैक मनी, लोग अधिकतर बोलते हैं कि ब्लैक मनी भी एक कारण है इन्फ्लेशन का। कई लोग बोलते हैं कि पैसा जब ब्लैक होता है और लोगों के पास आ जाता है तो उसको वो सिस्टमेटिकली खर्च नहीं कर सकते, इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? लैविशली, लग्जरी में उसको बर्बाद करेंगे या उसको खर्च करेंगे। और जब लग्जरी में वो खर्च करेंगे तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो लग्जरी वाली चीज़ें बहुत खरीदेंगे और बेहिसाब खरीदेंगे। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है
तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वही एक अनार 100 बीमार। पेज ऑफ ओल्ड पब्लिक डेप्स, इसका मतलब क्या है, अगर लोगों को हम टैक्स ज्यादा ना ले, लोगों से टैक्स ज्यादा ना ले, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो इस वजह से भी प्राइस बढ़ जाती हैं और गुड्स की सप्लाई अनचेंज रहती है। तो अगर गवर्नमेंट लोगों के डेप्ट यानी कि उधार माफ कर देता है, लोन माफ कर देता है ना, जैसे किसानों के लोन माफ हो जाते हैं, तो उनके पास पैसा ज्यादा आ जाता है क्योंकि उनके टैक्सेशन माफ हो गए या टैक्सेशन उनके वापस हो गए, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाता है। राइजिंग डिमांड ऑफ होम प्रोडक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज, अगर फॉरेन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट की दाम बढ़ जाते हैं तो हम यहाँ नहीं बेचते, भाई अगर खरीदना है तो इतने में खरीदो, नहीं तो हम जा रहे हैं फॉरेन में बेचेंगे। तो ये भी कारण है इन्फ्लेशन के बढ़ने का। सप्लाई कम हो जाए, बॉटलनेक्स, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि बॉटलनेक्स की वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में हमको दिक्कत जा रही है, करप्शन हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से कैसे होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सीजनल वेरिएशंस पर डिपेंड करते हैं और वो डिपेंड करते हैं नेचुरल फैक्टर्स पर, और वेगरीज ऑफ वेदर जो हैं, कभी भूकंप आता है, सुनामी आती है, अकाल पड़ जाता है, उसकी वजह से ये बॉटलनेक सबसे बड़ा है और इस वजह से सप्लाई नहीं हो पाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की और इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। कई लोग होल्ड कर देते हैं यानी स्टॉकेज कर लेते हैं। कई लोग, पहले आपने देखा होगा प्याज वगैरह स्टॉक कर लिया, फिर उसको जब उसकी दाम बढ़ गए तो उसको निकाल दिया। ये भी एक तरीका है सप्लाई कम करने का, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। प्राइस चेंजेस इन फॉरेन कंट्रीज, मान लो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में, उसका असर भी हम पर होता है। जैसे ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ गए पूरे इंटरनेशनली तो इंडिया में भी असर होगा और ऑयल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे होगा और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे भी महंगाई का असर होगा। कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो रिलेटेड नहीं होते इकोनॉमी से। फॉर एग्जांपल वार हो गया, लड़ाई हो गई, या लॉ की वजह से हो गया, लॉ में गड़बड़ी आ गई, या ऐसी सिचुएशन हो गई, करप्शन हो गया, है ना, लोग जो हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इस वजह से भी जो इन्फ्लेशन आता है इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का? पहली बात तो यह है कि सेवर अपने पैसे सेव नहीं कर पाता, उसके पैसे सारे निकल जाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। ठीक है। एनकरेजेस स्पेक्यूलेशंस, स्पेक्यूलेशन एनकरेज कर देता है, डर पैदा कर देता है लोगों के अंदर कि आगे क्या होगा, उसकी वजह से भी लोग घबराते हैं। होल्डिंग एनकरेज हो जाती है, लोग होल्ड करने लगते हैं आगे के लिए। रिस्क बढ़ जाती है, लेकिन रिस्क अंडरटेकिंग फॉल हो जाती है, यानी रिस्क बढ़ तो जाती है मगर लोग रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि आगे का कंडीशन बेकार है, तो वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है। प्रोडक्शन पैटर्न चेंज हो जाता है। ये क्या है? प्रोडक्शन पैटर्न का चेंज होने का मतलब ये है, जब इन्फ्लेशन आता है तो लोग समझते हैं कि अगर हम अब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारे बिकेंगे नहीं, तो क्या करें, हम ऐसे लोगों को टारगेट करें जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो हम लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं जो रिच लोग खरीद सकते हैं, यानी हमारे प्रोडक्शन पैटर्न में भी चेंजेस आ जाएंगे। हम वैसी चीजें खरीदेंगे जो बड़े अमीर लोग खरीद सकें और गरीबों को ना मिल पाए प्रोडक्ट, तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्वालिटी सफर्स, जल्दबाजी में मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया है और चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जल्दबाजी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में क्वालिटी सफर कर जाती है, हम बिना क्वालिटी वाला या बेकार क्वालिटी वाला चीजें बनाने लगते हैं। ठीक है। ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ता है। कैसा? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये जो डेटर्स होते हैं जिनको दिया जाता है, क्रेडिटर्स जो देते हैं, तो लेने वाले को तो असर नहीं होता, लेने वाले का तो फायदा है क्योंकि उसको पता है कि उसने जब पैसा लौटाना है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन जिसने पैसे दिए हैं उसको पता है कि अब उसे जो मिलेगा रिटर्न में वो कम वैल्यू का मिलेगा, तो उसके लिए घाटा है। बिजनेस कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा इन्फ्लेशन को वेलकम करते हैं। क्यों? अरे उनको फायदा है, प्रोडक्ट उनका महंगा बिकेगा, उनको प्रॉफिट होगा। अगर 12 रुपए की चीज वो 13 में बेच रहे हैं तो वो 14 कर देंगे, बोलेंगे इन्फ्लेशन है और कमा लेंगे। आजकल क्या हो रहा है जीएसटी में, अरे टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, ज्यादा चीजें महंगी बिकने लगी हैं, तो ये बिजनेस कम्युनिटी को फायदा है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स एंड सैलरीड पीपल, जो उनको फिक्स्ड इनकम मिलती है और सैलरी मिलती है, इनको घाटा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इनके पास उतना पैसा नहीं होता है उसको फाइट करने के लिए। इन्वेस्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उससे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है जैसे सिक्योरिटीज हैं वो करना चाहते हैं, या इक्विटीज हैं जिसमें इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर्स किस चीज को टारगेट करते हैं। फार्मर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं इन्फ्लेशन में। याद रखिए, फार्मर्स को महंगाई का
बुरा असर नहीं बल्कि अच्छा असर होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो फार्मर्स की चांदी होती है, क्योंकि फार्मर्स ही रॉ मटेरियल्स देते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए फार्मर्स की हमेशा चांदी होती है। हालांकि उनको जो खरीदना है उसको वो महंगे में मिलता है, मगर वो कितनी चीजें लगती हैं, जितना वो प्रोड्यूस करता है उससे बहुत ज्यादा करता है। सोशल एंड पॉलिटिकल, इन्फ्लेशन का इफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल भी होता है। लोगों के मोरल में कमी आ जाती है, यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो लोग बेईमान हो सकते हैं, उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स कमजोर हो सकते हैं, यानी वो बेईमानी कर सकते हैं, करप्शन ज़्यादा हो सकता है, वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, घूस ले सकते हैं। इसलिए एथिकल लाइफ जो है लोगों की वो खराब हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से, उससे लोगों का मोरल बिगड़ सकता है। तो ये है इफेक्ट इन्फ्लेशन का। इसके बाद आते हैं मॉनेटरी मेजर्स कंट्रोल करने के क्या हैं, फिस्कल मेजर्स कंट्रोल करने के क्या हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जब पैसा बढ़ता है क्वांटिटी में, एक चीज बहुत ज्यादा, और दूसरी चीज है डायरेक्शन, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी दोनों चीजें जब आ जाती हैं तो जो मिलके बनाती हैं, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का केवल ये मतलब नहीं होता कि हम पैसे की सप्लाई कर दें या पैसे की सप्लाई रोक दें, उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी में यही किया जाता है। इसके थ्रू पैसे को कंट्रोल करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो गवर्नमेंट कोई चीज़ बेचने लगेगी, सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, और उसका पैसा रिटर्न ले लेगी। इस तरीके से वो पैसा मार्केट से जब खींच लेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव पे उसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है जैसे अनप्रोडक्टिव सेक्टर से प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ कन्वर्शन करना हो। यानी अगर हम क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव पर जैसे जाते हैं, डायरेक्शन दे दें सही, ऐसे ही जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनको हम छोड़ के उन सेक्टर्स की तरफ चले जाएं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिनसे फायदा होगा। तो ये मेजर लेने का या ये डिसीजन लेने का जो काम है ये करती है मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। इसके लिए वो बैंक रेट्स को रेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेल्स कर सकते हैं, रिजर्व रेशियो में इंक्रीज कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में बदलाव कर सकते हैं। फिस्कल मेजर्स भी होते हैं, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस, कंट्रोल ओवर डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स। इनको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब हम अपन फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तब बहुत डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी इसको शॉर्ट समझ लीजिए कि रिडक्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर लोगों के पास पैसा कम होगा एक्सपेंड करने के लिए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। अगर हम टैक्स बढ़ा दें जैसे मैंने पीछे बताया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल कर लें तो हमारा पैसा कंट्रोल हो सकता है इन्फ्लेशन का। इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स को अगर हम इंक्रीज कर दें तो कंट्रोल हो सकता है, यानी हम लोगों से पैसा मांगे ले। और भी अलग मेजर्स हैं डायरेक्ट कंट्रोल वाले, प्राइस कंट्रोल या राशनिंग। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स इस्तेमाल किए गए, जैसे राशन की दुकान होती है, अब महंगाई बढ़ गई है तो क्या किया जाए, राशन की दुकान है, गरीबों के लिए फ्री, 1 रुपए 2 रुपए में गेहूं चावल, ये सब भी तरीके होते हैं इन ऑल। तो ये आपका इन्फ्लेशन का टॉपिक यहाँ एंड होता है।